हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 हिंदी पैडागोजी का सेशन है। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने सेशन 1 या सेशन 2 सेशन 3 वीडियो बनाया था, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का जो सेट होगा वो सेट 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हिंदी पैडागोजी के लिए, और हिंदी पैडागोजी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सचेत प्रक्रिया है, यह विद्यालय में ही संभव है, यह सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ये 3 नंबर है, यह सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा अपने परिवार और परिवेश के बिना किसी औपचारिक शिक्षण के सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। इसके लिए किसी विशेष सचेत प्रयास या व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? चित्र देखकर कहानी लिखना, श्रुत लेख यानी डिक्टेशन, अनुभव साझा करना, या सृजनात्मक लेखन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रुत लेखन यानी डिक्टेशन। तो यानी कि श्रुत लेखन मतलब श्रुत लेखन यहाँ पे होगा बोलकर लिखवाना, बोलकर लिखवाना, लिखवाना। ठीक है, केवल यांत्रिक लेखन और वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करता है। इसके विपरीत चित्र देखकर कहानी लिखना, अनुभव साझा करना और सृजनात्मक लेखन बच्चों की मौलिक सोच और भाषा की वास्तविक क्षमता को परखने का अधिक प्रभावी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम प्रभावी पूछ रहा है, तो कम प्रभावी जो होता है ना वो श्रुत लेख होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सिखाने में त्रुटियों यानी एरर्स की क्या भूमिका है? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। त्रुटियां बच्चों की लापरवाही को दर्शाती है। त्रुटियों को तुरंत सुधारना चाहिए वरना वे पक्की हो जाती हैं। शिक्षक को त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है। गलतियां या त्रुटियां यह दर्शाती है कि बच्चा भाषा सीख रहा है और उसके दिमाग में प्रक्रिया चल रही है। यह सीखने के मार्ग के सूचक है, ना कि लापरवाही का प्रतीक। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों से एक समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए, या विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों को भाषा प्रयोग के कम अवसर देने चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं और पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी यानी शिक्षक को क्या होना चाहिए? बहुसंवेदी। ठीक है, बहुसंवेदी उपागम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा के उत्पादक कौशल यानी प्रोडक्टिव स्किल कौन से हैं? सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना, या सुनना और बोलना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं बोलकर या लिख करके, तो उसे उत्पादक या उससे क्या कहते हैं? उसे उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है, कौशल कहा जाता है। ठीक है, इसके विपरीत सुनना और पढ़ना अगर बोल देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, कौशल रिपीटेटिव स्किल कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षक यानी कि रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अतिरिक्त गृह कार्य देना, विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या अभिभावकों को शिकायत करना? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करना। यानी पहले निदान, यानी कि पहले क्या होगा? डायग्नोसिस, पहले निदान। आपका आवाज आ गया इसमें,
के हाँ तो बोलो नीचे बना देगी दीदी। तैन रूम से बाबू पास चल जाइए ना, बैठ जाइए कुर्सी में या लेट जाइए ना बाबू का, वहाँ पे लेट जाइए ना, हम बना लेते हैं तब हम कर देंगे, उठ के हम कर देंगे तो ठीक कर देंगे। अब इसे शांत है माहौल, बना लेते हैं सुतल इसीलिए। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अतिरिक्त गृह कार्य देना, विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या अभिभावकों को शिकायत करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करना। पहले निदान द्वारा बच्चों की कमियों और कठिनाइयों का पता लगा जाता है, यानी पहले क्या करना है, पहले डायग्नोसिस, ठीक है, पहले डायग्नोसिस करना है, उसके बाद बच्चों की कमियों और कठिनाइयों को पता लगाया जाता है, यानी डायग्नोसिस के द्वारा ही बच्चों की कठिनाई को या कमी को दूर किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, फिर इसका रिमेडियल टीचिंग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बोला गया है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कठिनाई को क्या किया जाता है, दूर करना। यही होता है रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है या केवल अनुकरण से आती है या अभ्यास से सीखी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, जन्मजात होती है। भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है जिसके लिए उसके पास भाषा अर्जन यंत्र यानी LAD होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो मदद करता है, किसे मदद करता है, बच्चों के भय को कम करने के लिए या क्रमवार प्रगति का आकलन करने में या कार्य पूरा करने की गति बढ़ाने में या लिखावट सुधारने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रमवार प्रगति का आकलन करने में, यानी कि पोर्टफोलियो में बच्चों के कामों का एक निश्चित समय अवधि का संग्रह होता है जिससे उसकी योग्यता, सुधार और क्रमिक प्रगति यानी कि प्रोग्रेस का सही आकलन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता, ठीक है, बहुभाषिकता को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए, भाषा सीखने में बाधा के रूप में, एक बोझ के रूप में, एक महत्वपूर्ण संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में या शिक्षक के लिए चुनौती के रूप में। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, एक महत्वपूर्ण संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में। बहुभाषिकता जो होता है कक्षा में एक बाधा या एक बोझ नहीं है बल्कि यह शिक्षण अधिगम को समृद्ध बनाने और बच्चों की अभिव्यक्ति को विस्तार देने का एक बेहतरीन क्या है, संसाधन यानी रिसोर्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अवतीर्ण घोषित करना, केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को मापना, यह जानना कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा है, साल के अंत में बड़ी परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह जानना कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा है, यानी CCE का मुख्य उद्देश्य जो है केवल अंकों और ग्रेड्स को निर्धारण करना नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यह देखना होता है कि अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही है और बच्चे को कहाँ से मदद की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में अनुभव को साझा करना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इससे शिक्षक को कक्षा में कम मेहनत करनी पड़ती है और समय बचता है, इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति और भाषाई आत्मविश्वास का विकास होता है, यह बच्चों को अनुशासन में रखने का सबसे प्रभावी और सरल तरीका है, इससे बच्चों को व्याकरण के कठिन सूत्रों को समझने में सीधी मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति और भाषाई आत्मविश्वास का क्या होता है, विकास होता है, यानी कि जब बच्चे अपने निजी अनुभव को कक्षा में साझा करते हैं तो वे भाषा का वास्तविक प्रयोग करते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास क्या होता है, इसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, और कक्षा में वातावरण क्या होता है, जीवांत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम लर्निंग के मुख्य अंतर को स्पष्ट करने वाला सबसे सटीक कथन कौन सा है, ठीक है, भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है जबकि अधिगम पूरी तरह सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा अर्जन मुख्य रूप से अचेतन प्रक्रिया जबकि अधिगम एक चेतन और नियमबद्ध प्रक्रिया है,
भाषा अर्जन स्कूल में संभव है और अधिगम केवल परिवार के वातावरण में होता है। भाषा अर्जन में केवल लिखने पर बल दिया जाता है और अधिगम में केवल बोलने का। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। भाषा अर्जन मुख्य रूप से अचेतन प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक चेतन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। यानी कि अर्जन प्राकृतिक रूप से बिना किसी सचेत नियम से होता है, जैसे कि मातृभाषा, जबकि अधिगम के लिए सचेत प्रयास, नियम, व्याकरण और विद्यालय परिवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि याद रखना है कि जैसे कि मातृभाषा है, मातृभाषा जो है वो अर्जन प्राकृतिक रूप से बिना किसी सचेत नियम के होता है, जबकि अधिगम जो होता है, अधिगम के लिए सचेत प्रयास, ठीक है, नियम, व्याकरण और विद्यालय प्रवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप बच्चों में पठन संस्कृति यानी रीडिंग कल्चर का विकास कैसे करेंगे? बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक के पाठों को बार बार पढ़ने के लिए विवश करेंगे या कक्षा में बाल साहित्य, पत्रिकाएं और रोचक कहानियां उपलब्ध कराकर पढ़ने के अवसर देना? बच्चों को प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखने और उसे याद करने के लिए कहना या परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले बच्चों को ही कक्षा में पढ़ने के प्रोत्साहित करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में बाल साहित्य, पत्रिकाएं और रोचक कहानियां उपलब्ध कराकर पढ़ने के अवसर देना। यानी अवसर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये भी एक टैग वर्ड है। तो बच्चों में पढ़ने की रुचि, रीडिंग हैबिट थोपने से नहीं बल्कि उन्हें बाल साहित्य और रोचक पत्रिकाएं, ठीक है, रोचक कहानियां कराकर, उपलब्ध कराकर, उसे पढ़ाकर, सुनाकर अवसर देने का क्या है, विकसित होता है बच्चों में ये चीज़, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को व्याकरण के नियमों का अभ्यास कराना और त्रुटियों पर दंड देना, या बच्चों को एक दूसरे के साथ समूह कार्य और चर्चा करने के पर्याप्त अवसर देना, या कक्षा में केवल शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करना और बच्चों का शांत रहना, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए कठिन प्रश्नों के उत्तर को याद करवाना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को एक दूसरे के साथ समूह कार्य और चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देना। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं समाज और संस्कृति के साथ क्या रहते हैं, सोशल इंटरैक्ट रहते हैं, ठीक है, सोशल अंतःक्रिया रहते हैं, और अंतःक्रिया रहने के बाद ही वो क्या करते हैं, भाषा और ज्ञान का अर्जन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या करते हैं, भाषा और ज्ञान का क्या करते हैं, भाषा और ज्ञान का अर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन यानी असेसमेंट के दौरान पोर्टफोलियो तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों की गलतियों की एक सूची तैयार करना ताकि उन्हें दंडित किया जा सके, या बच्चों की भाषाई प्रगति का क्रमिक विवरण रखना और उनकी विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा के अंक को जोड़कर औसत निकालना, या बच्चों के माता पिता को केवल उनकी कमियों और व्यवहार संबंधी शिकायतों से अवगत कराना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की भाषाई प्रकृति का क्रमिक विवरण रखना और उनकी विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना। यानी पोर्टफोलियो बच्चों की कमियों को दंडित करने का साधन नहीं होता है, यह बल्कि क्या करता है, उनके संपूर्ण विकास, उसके क्या करते हैं, पूरा विकास, संपूर्ण विकास का और भाषाई सफर का क्रमिक लेखा जोखा, उसका क्या करता है, वो लेखा जोखा करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के विकास में खेल की क्या भूमिका है? खेल केवल मनोरंजन का साधन है और इसका भाषा सीखने से कोई संबंध नहीं है। खेल बच्चों को कक्षा में तनावपूर्ण वातावरण से दूर करने का एक तरीका मात्र है। ये खेल भाषाई विस्तार देते हैं और बच्चों को स्वाभाविक रूप से संवाद करने के अवसर प्रदान करते हैं। यह खेल के माध्यम से केवल शारीरिक विकास होता है और मानसिक या भाषाई विकास नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खेल भाषाई विस्तार देते हैं और बच्चों को स्वाभाविक रूप से संवाद करने के अवसर प्रदान करते हैं। यानी खेल कूद के दौरान बच्चे खुलकर बोलते हैं और एक दूसरे को संवाद करते हैं, ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, और सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और उनकी भाषाई क्षमता को क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़ाने का अवसर देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें कक्षा में अन्य बच्चों से अलग बिठाकर सरल कार्य देंगे, या अधिक से अधिक मौखिक चर्चा और श्रव्य यानी ऑडियो सामग्री का उपयोग करेंगे, या उन्हें पढ़ने और लिखने के कार्यों से पूरी तरह मुक्त कर देंगे, या उनके लिए बहुत कठिन पाठ्य पुस्तकों और लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी अधिक से अधिक मौखिक चर्चा और श्रव्य ऑडियो सामग्री का उपयोग करेंगे। यानी दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उसके लिए सर्व सामग्री जैसे कि ऑडियो बुक्स
मौखिक संवाद आदि होता है, सबसे उपयुक्त शिक्षण साधन होती है, जिससे वे सुनकर आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा के सुनना और पढ़ना कौशल को किस श्रेणी में रखा जाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, सृजनात्मक कौशल, मौखिक कौशल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रहणात्मक कौशल। यानी कि जब हम सुनते या पढ़ते हैं तब हम भाषा में दी गई जानकारी का अर्थ को ग्रहण रिसीव करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों के बीच तुलना करना कि कौन सबसे बेहतर है या किससे बेहतर है, ये समझना कि बच्चों ने क्या सीखा है और सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है। साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेकर बच्चों को फेल या पास घोषित करना, या बच्चों की याद करने की क्षमता का परीक्षण करना और उन्हें ग्रेड देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह समझना कि बच्चों ने क्या सीखा और सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है। तो सीसीई का प्राथमिक मुख्य लक्ष्य जो होता है वो अधिगम संबंधी कमजोरियों का पता लगाकर उनमें सुधार करना होता है, ना कि बच्चों की तुलना कराकर उन्हें फेल या पास करना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उनके कमजोरी का बच्चों के कमजोरी का पता लगाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न, बहुभाषिकता को भाषा की कक्षा में एक चुनौती के बजाय एक संसाधन के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए? क्योंकि इससे शिक्षक को कक्षा में कम बोलना पड़ता है और बच्चे आपस में बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और भाषाई लचीलेपन को बढ़ावा देता है, क्योंकि बहुभाषिक बच्चे परीक्षा में अन्य बच्चों की तुलना में अधिक अंक लाते हैं, या क्योंकि बहुभाषिकता से कक्षा के अनुशासन बनाए रखना बहुत आसान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और भाषाई लचीलेपन को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसलिए बहुभाषिक परिवेश में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो संज्ञानात्मक रूप से क्या करते हैं, भाषाई रूप से लचीले होते हैं, इसलिए ये शिक्षण के लिए क्या है, सशक्त संसाधन है। क्या है, सशक्त संसाधन है, याद रखना इस चीज को। इस ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये हिंदी पेडागोजी है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पेडागोजी मैं लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।